हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 28 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द लैंडिंग मिशन ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस व्हीकल? आपसे पूछा जा रहा है, इसरो ने पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान की लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। आपको बताना है कि इस प्रक्षेपण यान का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं तेजस, इंद्रा, पुष्पक या फिर वज्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस व्हीकल का नाम है पुष्पक। आप यहां देख सकते हैं, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द लैंडिंग ऑफ मिशन फॉर इट्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है पुष्पक, फ्रॉम द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन कर्नाटका. So the launch vehicle was taken off to an altitude of about 4.5 km by an Indian Air Force helicopter. And this mission is part of developing the technologies needed for a reusable launch vehicle to enable low-cost access to space. तो आपने देखा, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराया है और इसका नाम है, इस व्हीकल का नाम है पुष्पक. पुष्पक की बात करें तो ये एक खास तरीके का स्पेस शटल है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और कार्गो को ले जाने का काम करेगा. इससे पहले 2 अप्रैल 2023 को इसरो, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इसका लैंडिंग टेस्ट किया था और उस समय चिनूक हेलीकॉप्टर से पुष्पक को ऊंचाई से छोड़ा गया था. तो ये इसका सेकंड मिशन है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. In March 2024, which state became the first Indian state to launch the State Water Resource Information System dashboard? आपसे पूछा जा रहा है, मार्च 2024 में कौन सा राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ये स्टेट है राजस्थान. आप यहां देख सकते हैं. सो राजस्थान became the first Indian state to launch the State Water Resources Information System dashboard to forecast drought and to enable water management based on better availability. So the portal was developed by the Department of Water Resources under the National Hydrology Project. The portal offers real-time information about water availability, which will benefit farmers in planning their crop cycle and irrigation. इसके साथ ही जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इस राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया और ये प्रणाली जल संसाधन विभाग के राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत विकसित की गई है. इससे न केवल बाढ़ और सूखा का पूर्वानुमान लगेगा, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का बेहतर प्रबंधन भी संभव हो सकेगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है. First statement है, NDRF is placed in the public account, thus the government does not require parliamentary approval to take money out of this fund. Second, NDRF does not cover man-made disasters such as terrorist attacks and nuclear disaster. और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है. आप यहां देख सकते हैं. So it is a fund managed by the central government to meet the expense for emergency response, relief and rehabilitation due to any threatening disaster situation or problem.
सो एनडीआरएफ की बात करें तो इट ऑल्सो कवर्स मैन मेड डिजास्टर्स सच एज टेररिस्ट अटैक्स, केमिकल और बायोलॉजिकल डिजास्टर्स और न्यूक्लियर डिजास्टर्स एज नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनडीआरएफ के अकाउंट्स की बात करें तो ये ऑडिट किया जाता है बाय द कैग एवरी ईयर। अब अगर बात करें हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय जारी किया गया था और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन 19 जनवरी 2006 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है आपदा सदैव सेवा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है और ये आपदा प्रबंधन के लिए नीति, योजना और दिशा निर्देशों का निर्माण करती है। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो इस प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, where was the 148th Inter-Parliamentary Union meeting held? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में 148th अंतर संसदीय संघ की बैठक कहां पर आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं पेरिस फ्रांस, वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स, जेनेवा स्विट्जरलैंड या फिर वियना ऑस्ट्रिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप यहाँ देख सकते हैं The 148th Inter-Parliamentary Union Assembly was held in Geneva, Switzerland from March 23rd to 27th. सो आईपीयू की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1889 में और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके साथ ही इसके दो ऑफिसेज भी हैं, एक न्यूयॉर्क और दूसरा वियना में। सो भारत की बात करें तो अ 7-member इंडिया पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेड बाय द राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश अटेंडेड द इवेंट। और आईपीयू की बात करें तो इसमें 180 मेंबर कंट्रीज हैं। वर्तमान समय में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष हैं तुलिया एक्सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the 4th edition of United Nations Global E-Waste Monitor 2024 report released in March 2024, the world generated how much amount of e-waste in 2022? आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के चौथे संस्करण के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में ई कचरा का कितना उत्पादन हुआ? इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं 24 मिलियन टन, 53 मिलियन टन, 62 मिलियन टन या फिर 86 मिलियन टन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ई कचरा का उत्पादन हुआ है वर्ष 2022 में वो हुआ है 62 मिलियन टन। आप यहाँ देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024, the global electronic waste या e-waste generation is rising 5 times faster than documented e-waste recycling. So globally, the e-waste generation is increasing by 2.6 million tons annually. And the report revealed that the world generated 62 million ton of e-waste in 2022, up 82% from 2010. And this is equivalent to filling 1.55 million ट्रक्स, जिनकी एवरेज कैपेसिटी हम 40 टन मान सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट का ये 4th एडिशन था। तो आपने देखा कि वर्ष 2010 में जहां पर ई कचरा उत्पादन 34 मिलियन टन था वो अब बढ़ के 62 मिलियन टन हो गया है और ये अनुमान है कि ईयर 2030 तक ये 82 मिलियन टन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the Election Commission of India launched which app to facilitate easier voting for
for persons above 85 years of age and PWD with 40%. आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं मदद ऐप, संकल्प ऐप, सक्षम ऐप या फिर कवच ऐप। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस ऐप का नाम है सक्षम ऐप। आप यहां देख सकते हैं। So the Election Commission aims to ensure inclusivity in voting with the new measures, and voters over 85 age and those with a 40% benchmark disability can vote from home. And polling stations will provide volunteers, wheelchairs, and transport. The Saksham app facilitates voting for PWDs. Permanent assured minimum facilities in schools aim to enhance election process. So polling stations managed by PWDs and women along with the model polling stations promote accessibility and gender inclusivity. So इसमें ऐसे भी मतदान केंद्र होंगे जिनका प्रबंधन विकलांग व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा या फिर विशेष रूप से महिलाओं और मॉडल मतदान केंद्रों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। तो आपने देखा कि सभी तक पहुंच प्रदान करने और किसी भी मतदाता को पीछे न छोड़े जाने के लिए चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।